नमस्कार। आज हम बात करेंगे अशोक मित्रन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख कवि और पैनकेक के बारे में। ये कहानी है उस जमाने की जब वो मशहूर जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि कवियों का पैनकेक से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी अजीब से टाइटल को खोलकर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कवियों से नहीं बल्कि शुरू होती है पैनकेक से। ये पैनकेक खाने वाला नहीं बल्कि एक मेकअप ब्रांड का नाम था जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर कर आता था। सोचिए, मेकअप रूम में चारों तरफ बड़े बड़े आईने और उन पर लगे भारी भरकम बल्ब। ये इतनी गर्मी पैदा करते थे कि एक्टर्स के लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता था। ये सेटअप इंडोर शूटिंग के लिए ज़रूरी था, जो स्टूडियो का लगभग 95% काम था, पर एक्टर्स के लिए ये किसी भयानक पीड़ा से कम नहीं था। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। मेकअप रूम में भी एक तगड़ा हायरार्की सिस्टम था। मतलब कौन किसका मेकअप करेगा ये भी पहले से था। चीफ मेकअप मैन सिर्फ मेन हीरो हीरोइन को तैयार करता था, उसका असिस्टेंट दूसरे हीरो हीरोइन को, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन को, और बेचारा ऑफिस बॉय वो भीड़ मेकअप करता था। मेकअप रूम के अलावा भी जेमिनी स्टूडियो अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ बड़े कमाल के लोग थे और उतने ही कमाल के उनके बीच के टकराव। स्टूडियो का सबसे बड़ा टकराव था ऑफिस बॉय और सुब्बू के बीच। ऑफिस बॉय, जो असल में 40 साल का एक आदमी था, वो सुब्बू से बहुत जलता था। उसे लगता था कि उसकी सारी नाकामयाबी की जड़ यहाँ स्मोक और टैलेंटेड सुब्बू ही है, जो स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत रखता था। और सच भी था, सुब्बू कमाल के थे। वो इतने क्रिएटिव थे कि एक ही सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर को 14 अलग अलग तरीके बता सकते थे। इसी वजह से स्टूडियो के मालिक एस वासन के लिए सुब्बू बहुत जरूरी थे। और स्टूडियो की अजीबोगरीब बातों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वहाँ एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था, जिसमें लेखक और कवियों के साथ एक वकील साहब भी थे। कहने को तो वो लीगल एडवाइजर थे, पर एक बार उन्होंने अनजाने में एक एक्ट्रेस का करियर ही खत्म कर दिया था। अब कहानी स्टूडियो की अंदरूनी दुनिया से बाहर निकलती है। जल्द ही जेमिनी स्टूडियो में कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए जिनके आने का मकसद किसी को समझ नहीं आया। साल था 1952। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या MRA नाम का एक ग्रुप जेमिनी स्टूडियो पहुंचा। इसमें 20 देशों के करीब 200 लोग थे। उनका आना एक बहुत बड़ा इवेंट था, पर स्टूडियो में कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लोग आखिर हैं कौन। उन्होंने 2 नाटक किए जो बहुत हिट हुए। उनके सेट और कॉस्ट्यूम्स का तो तमिल ड्रामा पर सालों तक असर रहा, लेकिन इस पूरी विजिट का जो असली मकसद था वो बहुत बाद में सामने आया। असल में MRA एक इंटरनेशनल एंटी कम्युनिस्ट आंदोलन था, जो अपने विचारों को फैलाने के लिए जेमिनी स्टूडियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। तो MRA का आना एक बड़ी राजनीतिक हलचल का पहला इशारा था। लेकिन असली रहस्य तो कुछ महीनों बाद आया, एक अंग्रेज कवि के रूप में। जेमिनी स्टूडियो में खबर फैली कि इंग्लैंड से कोई कवि आ रहा है। अब वहां के लोग तो वर्ड्सवर्थ और कीट्स जैसे कवियों को ही जानते थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये नया कवि कौन है। वो कवि आए, उन्होंने कविता, आज़ादी और लोकतंत्र पर एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, लेकिन उनका अंग्रेजी बोलने का लहजा इतना मुश्किल था कि सुनने वालों को एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा। तो मुद्दा ये है कि उनका आना एक पहेली बनकर रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, ये आदमी कौन था, क्या बोलकर गया, और सबसे बड़ी बात, यहाँ आया ही क्यों था। सब एकदम हैरान परेशान थे। इस पहेली का जवाब लेखक अशोक मित्रन को भी मिला, लेकिन जेमिनी स्टूडियो छोड़ने के कई सालों बाद। और फिर धीरे धीरे ये पहेली सुलझनी शुरू हुई। पहले एक मैगजीन का ऐड दिखा, फिर लाइब्रेरी में एक नाम मिला, स्टीफन स्पेंडर, और फिर सालों बाद फुटपाथ पर मिली 50 पैसे की एक किताब ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, और उसके लेखकों में से एक थे स्टीफन स्पेंडर। बस सारी कहानी साफ हो गई। तो ये गॉड जो फेल हो गया था, वो असल में कम्युनिज्म की विचारधारा थी। स्पेंडर और दूसरे लेखकों ने पहले इस पर यकीन किया था, लेकिन बाद में उनका इससे मोहभंग हो गया। स्पेंडर वहां सिर्फ कविता पर बात करने नहीं आए थे, वो तो कम्युनिज्म से अपने सफर की कहानी बताने आए थे। तो कवियों और पैनकेक की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरी बात बताती है। ये बताती है कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयाँ हमारी जिंदगी के छोटे छोटे अनजाने कोनों तक पहुंच जाती हैं, यहाँ तक कि एक फिल्म स्टूडियो के मेकअप रूम तक भी।